किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्याज की उन्नत खेती ऑनियन फार्मिंग। रबी सीजन में प्याज का अधिकतम आप कैसे पैदावार निकाल सकते हैं, कंद का साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, प्याज का वजन, चमक, क्वालिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, खाद दवाइयों की संतुलित मात्रा, थ्रिप्स की बेस्ट दवाई के साथ साथ प्याज की खेती हमको किस प्रकार करना चाहिए ताकि पैदावार अधिकतम मिल सके। लगभग सभी प्रकार की जो रोग बीमारी, फंगस, पर्पल ब्लॉच या फिर ऊपर सूखने की समस्या आती हैं, काली सड़न की समस्या आती है, तो लगभग सभी प्रकार की जो बीमारी हैं इनका इलाज के साथ साथ अधिकतम पैदावार निकालने के लिए बेस्ट सीक्रेट उपाय, बेस्ट वैरायटी, खरपतवार की रोकथाम के लिए बेस्ट खरपतवार नाशक दवाइयों की जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो रबी सीजन के लिए सबसे बेस्ट जो समय माना जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप नर्सरी तैयार करके नवंबर, मध्य नवंबर पर आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। यह परफेक्ट समय माना जाता है और कुछ इलाकों पर अक्टूबर अंतिम सप्ताह में भी प्याज की प्लांटेशन हो जाती है, लेकिन मध्य नवंबर पर जो प्याज की प्लांटेशन होती है उसकी पैदावार शानदार देखने के लिए मिलती है। खरीफ सीजन के लिए मई जून महीने पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और मध्य जुलाई पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अगस्त महीने पर, अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह में भी खरीफ सीजन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। यह परफेक्ट समय माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपनी मिट्टी की सेहत को सुधारना चाहते हैं, कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं और अधिकतम पैदावार निकालना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं कार्बन चार्जर। SKR एग्रोटेक का जैविको कार्बन चार्जर के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक्टिवेटेड कार्बन युक्त ऑर्गेनिक मैन्यूर है। यह एक ऑर्गेनिक उत्पाद है। इसमें कार्बन की प्रचुर मात्रा का उपयोग किया गया है जो ज़मीन में कार्बन को रिचार्ज करता है। एक प्रकार से कार्बन यह तत्व जमीन में पाए जाने वाली असंख्य अति सूक्ष्म जीवाणुओं का मुख्य अन्य स्रोत है। यह जीवाणु जटिल अन्य तत्वों को विघटित करके तथा उन्हें पौधे द्वारा सरलता से अवशोषित होने की स्थिति में बदलते हैं, यानी जमीन में कार्बन की मात्रा का सीधा असर पोषक तत्वों की उपलब्धता से जुड़ा होता है। जैविको कार्बन चार्जर राइजोबैक्टीरिया की विविधता को बढ़ाने में सहायक होता है। सभी तत्वों की पूर्ति के लिए कार्बन ही हेल्प करता है। यदि हम लाभ की बात करें तो जमीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है और अधिक पैदावार, शानदार गुणवत्ता और अधिकतम पैदावार निकालने के लिए कार्बन ही मेन पार्ट होता है। कार्बन चार्जर दो फॉर्म में आता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आता है। यदि आप दानेदार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुआई के समय बेसल के साथ या फिर खड़ी फसलों में 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमत जानने के लिए फिर अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कार्बन चार्जर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देता है, तो एक बार आप अवश्य इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा प्याज की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए, तो प्याज की नर्सरी तैयार होने में हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। यदि आप प्याज की नर्सरी जल्दी तैयार करना चाहते हैं फिर भी प्याज की नर्सरी में 45 से 50 दिन का समय तो लग ही जाएगा। 1 एकड़ में यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम सीड्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले जहां भी आपने जगह का चुनाव किया है, मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। मिट्टी को अच्छी तरीके से एकदम साफ़ सफाई होना चाहिए। मिट्टी को बारीक करा लीजिए और अच्छी तरीके से मिट्टी को तैयार कर लीजिए। कुछ इस प्रकार आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको क्यारी तैयार कर लेना है और बीज उपचार आपको जरूर करना है। जैसे झेलोरा है, बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड आती है, UPL की इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी बेस्ट कंपनी की बीज उपचार आती। किसी भी एक बीज उपचारक से आप सीड्स को ट्रीट जरूर कर लीजिए। इससे अंकुरण और जमाव बहुत अच्छा होता है। आगे चल के नर्सरी में जो अंकुरण और सूखने की समस्या आती ना कहीं यह समस्या से एकदम कंट्रोल मिलने वाला है। अब गोबर की खाद जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो गोबर की खाद 3 से 4 क्विंटल यूज करना है। SSP आपको 5 से 7 किलोग्राम और DAP 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके जहां पर आपको नर्सरी 3 किलोग्राम सीड्स की नर्सरी तैयार करना है वहां पर इन सभी खादों को आप मिक्स करके अच्छे तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करके ठीक तरीके से बुआई कर दीजिए और समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहिए। जब हमारी नर्सरी 25 से 28 दिन के आसपास की हो जाए
तो एक स्प्रे आपको ज़रूर चला देना चाहिए। सिजेंटा कंपनी की एकतारा, जिसमें थाइमोथोक्सोम 25% है, 8 ग्राम आपको लेना है। और इसके साथ रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड 20 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml, 15 से 20 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। आपकी नर्सरी पर ना बहुत ही बढ़िया हरियाली और बहुत ही अच्छे से जड़ों का विकास हो जाएगा। जो पीलापन या फिर सूखने की समस्या आ रही, फंगस की समस्या आ रही, कीटों की समस्या आ रही, इनसे अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। और आवश्यकता अनुसार 3-4 दिनों के अंतराल पर आपको हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। बेस्ट वैरायटियों की बात करते हैं जो कि रबी सीजन के लिए सबसे बेस्ट उत्पादन दे सकती हैं। तो रबी सीजन के लिए सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की जो क्लाइमेट्स है ना, यह वैरायटी सभी भूमि पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। नंबर 1 सेमिनिस कंपनी की गुलमोहर के नाम से जो वैरायटी आती है प्याज की, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। ट्रांसप्लांट से 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा 120 से 150 ग्राम के आसपास कंद का वजन हमको देखने के लिए मिलता है। 1800 से 2000 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम सेमिनिस कंपनी की गुलमोहर का रेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा पंचगंगा वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यह जो पंचगंगा वैरायटी है दोस्तों, यह है लगभग 2200 से 2300 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एलोरा चाइना किंग वैरायटी को आप लगा सकते हैं, प्रशांत फुरसुंगी को लगा सकते हैं, नासिक रेड जो N53 वैरायटी आती है इसको लगा सकते हैं, और जो कलर्स की KSP 117 नंबर वैरायटी आती है ना, इसको भी आप लगा सकते हैं। TP से 115 दिन में तैयार हो जाती है। 110 से 120 ग्राम के आसपास वल्व का साइज़ हमको देखने के लिए मिलता है। यानी जो कलश की 170 नंबर प्याज की वैरायटी आती है, थोड़ा सा बड़ा टाइप का हमको प्याज का कंद देखने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो में हमने टॉप क्लास का उत्पादन देने वाली रबी सीजन की बेस्ट किस्मों के बारे में बात करी। इसके अलावा खेत की तैयारी, तो देखिए प्याज की आप खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छी तरीके से नांगरटी, तोता हल, कल्टीवेटर्स ठीक तरीके से प्लोइंग कराना है और बेड बनाकर ही आपको प्याज की खेती करना चाहिए। जैसे हम आलू की खेती करते हैं, कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको छोटी छोटी बेड तैयार करा लेना है। बेड की चौड़ाई आप 2 फीट रख सकते हैं, बेड से बेड की दूरी 1.5 से 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट तक आप ले जा सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए, जल भराव की समस्या ना हो, और सभी प्रकार की भूमि पर आप प्याज की खेती कर सकते हैं। दोमट भूमि पर बहुत ही लाजवाब हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अच्छे तरीके से हमने खेत की तैयारी कर ली, अब बारी आती है बेसल डोज। यानी जब हम प्लांटेशन करेंगे, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम पैदावार हम निकाल सकें और कंद के साइज में अच्छी विकास, बढ़वार, ग्रोथ देखने के लिए मिले और हमारी फसल अंकुरण के बाद से ही एकदम हरियाली अच्छी हरी भरी रहे। तो इसके लिए बेसल डोज के समय इन खादों का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। बेसल डोज में 2 बोरी हम 1846 DAP खाद ले रहे हैं, 1 बोरी MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश ले रहे हैं, 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद, 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार और इसके साथ ही 4 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा दानेदार कीटनाशक। यदि दीमक की समस्या भी आपके इलाकों पर है, वाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो 2 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम तक आप रीजेंट अल्ट्रा यानी फिप्रोनिल 0.6% को ले सकते हैं। यह एक दानेदार इंसेक्टिसाइड है। किसी भी कंपनी की आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें। इससे जड़ संबंधित लगने वाली बीमारियों से अच्छी तरीके से आपको परमानेंट छुट्टी मिल जाती है। और 5 किलोग्राम आपको बेंटोनाइट सल्फर, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार बेंटोनाइट सल्फर, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। ये था बेसल डोज। सिंचाई यानी इरिगेशन, सिंचाई और रोपाई के बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्लांटेशन है, रोपाई है, तो सबसे पहले तो जब अच्छे तरीके से नर्सरी तैयार हो जाए, स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाए और हरी भरी नर्सरी की ही प्लांटेशन आपको करनी चाहिए। पौधशाला में आप एक कीटनाशक पहले स्प्रे कर दीजिए, जैसे बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड है या फिर प्रोफेक्स पर कोई एक कीटनाशक को स्प्रे कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी हम प्लांटेशन करेंगे तो लगभग हम 10-15 दिन तक तो कोई भी स्प्रे शेड्यूल चलाने वाले नहीं हैं, तो तब तक
प्लांट प्रोटेक्ट रहेगा कीटों के प्रति। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, यदि बेड में कर रहे हैं, तो एक बेड में 2 लाइन से लेकर के 4 लाइनों पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच आपको रखनी चाहिए। और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो आप 2 फीट से 2.5 फीट रख सकते हैं। और रही बात दोस्तों सिंचाई की, तो 6 से 8 दिनों की अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। भूमि के हिसाब से भूमि खुद डिमांड करती है कि कितनी सिंचाई करनी चाहिए, यानी थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए फिर आप सिंचाई करें, थोड़ा सा क्रैक आ जाए तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी जड़ संबंधित फंगस और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, पीलापन जैसी समस्याएं, कमज़ोर ग्रोथ बढ़वार, यह समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए दोस्तों प्याज की आप खेती कर रहे हैं तो सिंचाई पर विशेष ध्यान रखिए, हल्की हल्की सिंचाई करिए, मिट्टी को प्रॉपर चढ़ाइए। एवं फ्लैट एरिगेशन से आप खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम, प्याज के जो भी किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं बीट से यानी खरपतवार से। हमारी प्याज की फसल पर चौड़ी पत्ती के और सकली पत्ती के जो खरपतवार रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनको कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, मज़दूरों की मदद से आप निराई गुड़ाई करें। यदि मज़दूर उपलब्ध नहीं हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार उगते हैं तो चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% जो ईसी आती 80 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। कब स्प्रे कर सकते हैं? जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और ख़ासकर हल्की सी नमी जड़ों के पास होगी तो फसल को भी झटका नहीं आएगा और खरपतवार भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कोई जाला फॉप जो इथाइल आता है ना 5% ईसी में, जैसे टर्गा सुपर है, बिप सुपर के नाम से भी कोई जाला फॉप इथाइल मार्केट में 5% ईसी मिल जाता है। 250 ml प्रति एकड़ की दर से और 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो 150 से 200 लीटर पानी मिक्स करके आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आपकी फसलों पर चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती के जो खरपतवार हैं, यदि चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं और सकली पत्ती के भी खरपतवार हैं और फसल 20-25 दिन की है, खरपतवार 3-4 पत्ती के हैं, तो अदामा इंडिया कंपनी की जो डेकल खरपतवार नाशक आती ना, आप यह जो साल्ट देख रहे हैं, यह साल्ट आपको अदामा की डेकल खरपतवार नाशक पर मिल जाती है। 200 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं सभी प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए। अब बात आती है स्प्रेइंग शेड्यूल। प्याज की फसल पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्रिप्स जैसी समस्या, जो बैगनी धब्बा और जड़ संबंधित जो समस्याएं आती हैं प्याज की फसल पर, बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी बीमारी आती हैं और उनको कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है। तो प्याज में थ्रिप्स आती है, एफिड्स, जैसिड्स, पर्पल ब्लॉच जिसे हम हिंदी पर बैगनी धब्बा बोलते हैं, झुलसा है, पाउडरी मिल्ड्यूड, जड़ गलन और साथ ही जलेबी रोग आता है, काली फफूंद है, डाउनी मिल्ड्यूड है, डंपिंग ऑफ, रस्ट और सुंडी, इल्ली, सफ़ेद मक्खी जैसी समस्याएं आती हैं। यानी रस चूसक कीट और चबाने वाले कीटों के साथ साथ थ्रिप्स और फंगस, प्याज की फसल पर फंगस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और रस चूसक कीट में यह जो कीड़े आप देख रहे हैं ना, ये है किसानों का दुश्मन, प्याज के किसानों का दुश्मन थ्रिप्स। तो आइए इनका निपटारा हम करते हैं, किस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना है। फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है तो प्रोपिनेब 70% जो बेस्ट फफूंदनाशक आती है जैसे एंट्राकोल के नाम से 300 ग्राम लेना है। और एक तारा, सिजेंटा कंपनी की एक तारा आती थाइमोथोक्सोम, इसका डोज आपको लेना है मात्र 50 ग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे तो कर दीजिए, सभी के सभी कीट एकदम कंट्रोल हो जाएंगे। सेकंड स्प्रे की बात कर रहे हैं तो सेकंड स्प्रे जब 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 250 ml, सिजेंटा की कवच फ्लो फंगिसाइड और इसके साथ एनपीके 19-19-19 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। जब भी आप प्याज की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिलिकॉन चिप को बेस्ट कंपनी का स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर स्प्रे करें ताकि जो दवाई है, जो घोल है, वो अच्छे से पत्तों में चिपक जाए। बरसात हो या ना हो, सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए।
प्याज की फसल पर जो तीसरा स्प्रे है, थर्ड स्प्रे, 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो स्पाइनोटोरम 11.7% जो एससी फॉर्म में दवाई आती है, डाउ की जैसे डेलीगेट के नाम से आती है, 150 ml और कराटे इंसेक्टिसाइड 200 ml, एमिस्टार टॉप फंगिसाइड सभी प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने के लिए। एमिस्टार टॉप फंगिसाइड में जो आप शानदार साल्ट देख रहे हैं ना, इसका डोज 180 से 200 ml लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे शेड्यूल चला दीजिए। फोर्थ स्प्रे 65 से 70 दिन की जब फसल होती है और इस समय यदि लग रहा कि फसल की कंडीशन को चेक कर लीजिए, यदि लग रहा कि इल्लियों का, कीटों का प्रकोप है, तभी आप इस कीटनाशक को, इस कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। बायर कंपनी के सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड 150 ml, इमीडा क्लोरपिरिड और बीटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 150 ml, स्वाधीन फंगिसाइड टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है 400 ग्राम और NPK 0050 1 किलोग्राम आपको 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये था स्प्रे शेड्यूल जो कि लगभग सभी प्रकार के कीटों को, फंगस को कंट्रोल करेगी। जड़ संबंधित सभी प्रकार के फंगस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। जड़ों में लगने वाले, पत्तों में लगने वाले, स्टेम में लगने वाले फंगस को, कीटों को कंट्रोल करने के लिए और बढ़वार चाल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया वाला स्प्रे शेड्यूल साझा किया। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, फसल को भी देखते रहिए कि क्या डिमांड फसल कर रही है, क्या एकदम स्वस्थ है, तो फिर उस हिसाब से आप शेड्यूल को कम ज़्यादा या फिर आगे पीछे थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं। खाद शेड्यूल की बात करते हैं तो सॉइल एप्लीकेशन से जो खादों का प्रयोग आपको करना है, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम किसी बेस्ट कंपनी का, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों 5 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद इस समय केवल 25 किलोग्राम का प्रयोग करना। 20 से 25 दिन की जब फसल होती है तो जड़ों से लगभग 1-1.5 इंच दूर दे करके सिंचाई कर दीजिए। सेकंड खाद 35 दिन की जब फसल होती है तो सागरिका दानेदार, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया खाद, इन तीनों को मिक्स करके प्रयोग करें। वहीं थर्ड खाद है 50 दिन के मध्य यूरिया, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। एक अच्छी ग्रोथ, बढ़वार और कंद के विकास के लिए 55 दिन की जब हमारी फसल हो तो NPK 13-045 1 किलोग्राम, बोरॉन 150 ग्राम और प्लेनोफिक्स 30 ml 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। 55 से 60 दिन की जब हमारी फसल होती है तो रिजल्ट और कंद के विकास में बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो खाद शेड्यूल और एक स्प्रे शेड्यूल हमने जो 55 दिन में बताया, इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो समझिए, प्याज की जो नर्सरी है तैयार होने में 45 से 50 दिन के आसपास का समय तो कम से कम लग ही जाता है। ट्रांसप्लांट से यदि हम काउंट करें तो 80 से 90 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यदि सीड्स से कंद तक तैयार होने का हम यदि समय काउंट करें तो लगभग 140 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता है और टीपी से हार्वेस्टिंग तक का काउंट करें तो 100 दिन आप मान लीजिए। यानी सीधी सी बात है कि यदि आप प्लांटेशन से काउंट कर रहे हैं तो 100 दिन में आपकी फसल एकदम आ जाएगी और यदि आप नर्सरी का भी काउंट करेंगे तो फिर 50 दिन और भी आप ऐड कर लीजिए। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाती, कुछ वैरायटी 120 दिन का समय लेती हैं तो कुछ वैरायटी लगभग 100 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन की, तो 1 एकड़ में 150 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल तक पैदावार आप मिनिमम निकाल सकते हैं और अच्छी भूमि है, अच्छी केयर करते हैं तो इससे भी ज़्यादा पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो प्याज की फसल में एक कंदवर्गीय फसल है, इसमें सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, सीवीड का इस्तेमाल कर रहा है, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं और लागत, लेबर कास्ट आज के समय इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से हमारे खर्चे एक बढ़ गए हैं और आमदनी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी हमको एक प्रकार से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो आज के समय यदि हम प्याज की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती है। एवं नेट प्रॉफिट की बात करें तो वैसे तो जो आमदनी है वो रेट और पैदावार पर ही जो समीकरण है, इक्वेशन है कि यदि ज़्यादा पैदावार होती है और रेट अच्छा मिलता है तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट, शुद्ध जो लाभ है वो बहुत ही लाजवाब हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यदि उत्पादन अच्छा होता है और बाज़ार भाव अच्छे रहते हैं
तो आमदनी अच्छी होने वाली। आपके एरिया पर अभी प्याज के क्या रेट चल रहे हैं और आप हमारी यह जो वीडियो है ना प्याज की, कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम और आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।